अस्सलाम वालेकुम। हमने मारिंगोप्लास्टी कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि मारिंगोप्लास्टी इज़ एक्चुअली द रिपेयरमेंट ऑफ द, मतलब आप रिपेयर कर रहे होते हैं उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। ठीक हो गया। अगर आपने साथ में अपनी ऑसिकल जो मिडल एयर में है उनको भी रिपेयर करना है, दैट इज़ द टिम्पैनोप्लास्टी। सो टिम्पैनोप्लास्टी इज़ एक्चुअली व्हाट मारिंगोप्लास्टी प्लस योर ऑसिक्यूलोप्लास्टी, यानी जो आपके ऑसिकल्स हैं, आपकी जो ईयर बोन्स हैं, उनको भी आप रिपेयर कर रहे हो। ठीक हो गया। तो मारिंगोप्लास्टी प्लस ऑस्टिकोप्लास्टी इज़ एक्चुअली योर टिम्पैनोप्लास्टी। अब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? ये आपकी जो 3 ऊपर लिखी हुई है ना, यही आपके इंडिकेशंस हैं। ठीक है। इरेडिकेट द डिजीज़ इन द मिडल एयर। ठीक है। एंड रिकंस्ट्रक्ट द हेयरिंग मैकेनिज्म, इसलिए आप परफॉर्म करते हो ताकि जो मिडल एयर में कोई जो डिजीज़ चल रही है उसको ठीक कर सको, और दूसरा ये कि आपका जो हेयरिंग मैकेनिज्म है उसको ठीक कर सको, ऑब्वियसली। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो है वो इंडिकेशंस क्या हैं। ठीक है। इंडिकेशंस क्या होंगी इसकी? इंडिकेशंस होती हैं कि हमने कब करनी होती है टिम्पैनोप्लास्टी। अब जब आप मेरिंगोप्लास्टी कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी परफोरेशन होती है वो पार्स टेंसा के अंदर हो, तब आप परफॉर्म करते हो मारिंगोप्लास्टी। लेकिन अगर आपकी परफोरेशन जो है वो मार्जिनस पे है, ठीक है, मार्जिनस पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गई, ठीक है, मार्जिनस पे हो गई, तो तब आप जो है वो नहीं करते मारिंगोप्लास्टी, यू हैव टू परफॉर्म द टिम्पैनोप्लास्टी। सो पहली इसकी जो इंडिकेशन है वो आपने याद रख लिया है, व्हेन देयर इज़ द मार्जिनल परफोरेशन। अपनी बुक्स पे लिख लें, नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मार्जिनल परफोरेशन। दूसरा ये होता है कि पेशेंट को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ऑब्वियसली मिडल एयर की प्रॉब्लम चल रही है, कोई तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, तो उस केस में आप करोगे ताकि पेशेंट की हेयरिंग ठीक हो जाए। ठीक है। या हमारे पास जो है पेशेंट को जो है ओटोरिया है। ठीक है। ओटोरिया मीन्स के उसके कान से जो है ना डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है, मतलब मिडल एयर से डिस्चार्ज निकल रहा होता है। वो हमारे पास 2 तरह का हो सकता है, रिकरेंट डिस्चार्ज आ रहा है या परसिस्टेंट डिस्चार्ज है। मतलब कि पहले डिस्चार्ज आ रहा था, उसके बाद हमने उसको ट्रीट किया, फिर से हो गया, फिर ट्रीट किया, फिर हो गया। या हमारे पास परसिस्टेंट डिस्चार्ज है कि हमने दवाइयाँ दे के थक गए हैं, लेकिन वो परसिस्टेंट डिस्चार्ज है, कम ही नहीं हो रहा। इट मीन्स दैट कि वी हैव टू रिपेयर समथिंग इन द ईयर। ठीक है। सो रिमेंबर दीज इंडिकेशंस दैट व्हेन देयर इज एनी डिजीज़ इन द मिडल एयर, तब आपने परफॉर्म करना होता है। साथ में उसको हेयरिंग लॉस चल रहा है, उसको जो है वो डिस्चार्ज आ रहा है मिडल एयर से, वो परसिस्टेंट है या रिकरेंट है उस केस में, और मार्जिनल परफोरेशन में आप जो है इसको परफॉर्म करते हो। मीन्स दैट कि हमने देखा था कि इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में था मेरिंगोप्लास्टी के कोलेस्टेटोमा के पेशेंट्स में हमने मेरिंगोप्लास्टी नहीं करनी होती। ठीक है। तो इसकी इंडिकेशन ये भी है कि आपने जो मार्जिनल परफोरेशन मीन्स के उसमें कोलेस्टेटोमा के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो उसको आप जो है करने के लिए आप मारिंगोप्लास्टी नहीं करते, आप टिम्पैनोप्लास्टी करते हो। सो ये इसके इंडिकेशंस हो गए। और साथ में पेशेंट की ऑब्वियसली अगर डिस्टर्ब क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि जी उसकी जो है ना उसमें मिडल एयर ऑसिकल्स में प्रॉब्लम चल रही है और उसको परफोरेशन भी हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, और उससे जो है वो डेली एक्टिविटीज़ में बहुत प्रॉब्लम उसको आ रही है कि वो जो है स्विमिंग नहीं कर पा रहा होता, उसको स्विमिंग का शौक था, अब उसके कान में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि वो स्विमिंग नहीं कर सकता, अपने शौक पूरे नहीं कर सकता, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो शॉवर नहीं ले सकता। ठीक है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया होता है ना, तो हमने फिर जो है उसकी टिम्पैनोप्लास्टी जो है वो करनी होती है। ठीक हो गया। सॉरी। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं कि कब हमने टिम्पैनोप्लास्टी नहीं करनी होती। सो रिमेंबर कि वही वाली कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि हमारा एक ही कान सुन रहा था, ठीक है, और हमने दूसरे कान को ख़राब नहीं करना इसलिए। या हमारे पास कॉकलिया जो है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है। कॉकलिया पेशेंट का ख़राब है, वही हो गया बात कि उसकी जो है हेयरिंग लॉस सेंसोन्यूरल हो रही है। ठीक है। मतलब कि कॉकलिया अगर किसी पेशेंट का ख़राब है ना, तो आप उसकी, मतलब ये सोचने वाली बात है कि उस एक पेशेंट का कॉकलिया ख़राब है और आप जो है उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ठीक करने लग गए हो, आप उसकी ऑसिकल्स को ठीक करने लग गए हो, तो उसको उसकी हियरिंग लॉस तो रहेगी ना, तो करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, करने की क्या ज़रूरत है? मतलब उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, आप उसका कंडक्टिव ठीक कर रहे हो, ठीक है, तो रहेगा तो हियरिंग लॉस ही ना उसको, तो करने की क्या ज़रूरत है? सो दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इस तरह से याद कर लें। ठीक हो गया। इसके अलावा जो पेशेंट्स डायबिटीज़ के वैसे ही जो है ना बड़े ख़तरनाक होते हैं ये लोग, इनको तो वैसे ही जो है ना हाथ नहीं लगाना चाहिए डायबिटीज़ के लोगों को। मतलब कोई भी डायबिटीज़ के लोग हैं या सिस्टेमिक इलनेस के डिजीज़ हैं, सो रिमेंबर कि you don't have to perform the this tympanoplasty in the diabetic patients और the systemic disease के जो patients होते हैं। ठीक है। सो इसके अलावा अगर किसी की जो है यूस्टेशियन ट्यूब में प्रॉब्लम चल रही है, मतलब उसकी डिस्फंक्शन हो रही है, डिस्फंक्शन हुआ हुआ है यूस्टेशियन ट्यूब का, तो तब भी आपने नहीं करना। ठीक है। सो ये इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं आपने अपनी बुक पे लिख लेने हैं,
उसके बाद जो है ये हमारे पास इसकी आ जाती है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि आपने किसी की जो है टिम्पैनोप्लास्टी कर दी। ठीक है, सो अब क्या क्या उसको कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं क्या कर रहे थे कि आपने जो है उसकी मतलब एक्चुअली आपने फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोलेस्टेटोमा फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीट करने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन वो कोलेस्टेटोमा दोबारा बन सकता है। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है कि उसको पहले कोलेस्टेटोमा नहीं था। ठीक है, उसकी जस्ट ऑसिकल से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो जी आपने जो है ना उसके जो है वो जब इस तरह से टिम्पैनोप्लास्टी की तो उसको कोलेस्टेटोमा बन गया, पहली दफ़ा बन गया, तो ऐसे भी हो सकता है। सो सर्जरी से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा सर्जरी से क्या हो सकता है कि हमारी जो हेयरिंग लॉस है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस परसिस्टेंट रहे, मतलब आपने सर्जरी कर भी लिया फिर भी उसकी हेयरिंग लॉस उसी तरह है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि उसकी जो है ना उसके कान से जो है ना इस तरह से ऑटोरिया होना शुरू हो जाए या डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए, ये हो सकता है। या रिकरेंस हो सकता है, मतलब जो चीज़ आपने ठीक करने की कोशिश की थी आपकी सर्जरी के बाद वो थोड़ी देर बाद दोबारा से हो गया। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये लिखे हुए हैं कि टिम्पैनोप्लास्टी के जो प्रिंसिपल्स उन्होंने लिखे हुए हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ द नॉर्मल हेयरिंग क्या होता है कि यहाँ से देखें आपकी साउंड वेव्स आती हैं। ठीक है, अंदर जाएंगी और अंदर जाके आपकी क्या क्या चीज़ें इंटैक्ट होनी चाहिए ताकि आपकी कोई भी हेयरिंग लॉस ना हो, आपकी जो साउंड है वो आपके ब्रेन तक सही तरह से पहुंच जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका लिखा हुआ है कि आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपका जो ऑसिकुलर चेन है मींस दैट मेलस इनकस स्टेपिस वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो विंडोज़ हैं ओवल विंडोज़ और क्लोज्ड विंडोज़, ठीक है, सॉरी ओवल विंडोज़ और राउंड विंडोज़, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपको पता है हमारी जो स्टेपिस ये जो आपको नज़र आ रही है फुट प्लेट, ये एक्चुअली हमारे पास कहाँ पे जाके ये जो अंदर की तरफ कनेक्टेड होती है ओवल विंडो के साथ होती है। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास होती है एक छोटी सी राउंड विंडो। ठीक है, अब जब हमारे पास साउंड वेव्स जाती हैं ना तो वो कैसे जाती हैं हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो इधर से गई हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक किया, मेलिस इनकस स्टेपिस को स्ट्राइक किया और फिर वो ओवल विंडो से अंदर चली गई। ठीक है, अब जब अंदर जाती हैं तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ से जो ये राउंड विंडो होती है ना ये रिट्रैक्ट करती है बैक। ठीक है, सो साउंड ऐसी होनी चाहिए कि टू एक तो हमारी जो है टू ओवल विंडो भी सही होनी चाहिए, राउंड विंडो भी सही होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, एकॉस्टिक सेपरेशन ऑफ टू विंडोज़ होनी चाहिए कि हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो सिर्फ हमारी ओवल विंडो को स्ट्राइक करनी चाहिए और उससे ट्रांसमिशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि राउंड विंडो को भी स्ट्राइक करिए ओवल विंडो को भी स्ट्राइक करिए, अगर दोनों पे स्ट्राइक करिएगी तो साउंड वेव्स की ट्रांसमिशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास होता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए फोर्थ नंबर पे कि हमारी जो यूस्टेशन ट्यूब होती है वो भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इन फंक्शनिंग यूस्टेशन ट्यूब। और इसके अलावा जो आपका सेंसरी न्यूरल अपरेटस है वो भी सारा फंक्शनिंग होना चाहिए, मींस आगे जो ये कंडक्शन हो रही है नर्व के थ्रू और यहाँ पे कॉक्लिया वगैरह के थ्रू वो भी ठीक होना चाहिए। सो ये 5 चीज़ें होती हैं, अगर ये ठीक हो इट मीन्स दैट कि आपका जो क्या नाम है आपका जो ये हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं कि ये ठीक होने चाहिए ताकि हमारी कंडक्शन ठीक हो। मैं इसकी आपको एक मैं दिखाती हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट दिखाती हूँ इसका। सो दिस इज़ एक्चुअली सबसे पहले आपके पास साउंड वेव्स अंदर जा रही हैं, उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्राइक किए ऑसिकल्स को और फिर वहाँ से ट्रांसमिशन होगी हमारे इनर ईयर तक। ठीक है, इसको आप देख लें। इसमें देखें आपका जो है सबसे पहले तो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट हुई, उसके बाद आपकी जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इंटैक्ट होने के बाद ऑसिकुलर चेन ठीक है, ओवल विंडो राउंड विंडो ठीक है और उनकी जो चेंजेस हैं अकाउस्टिक सेपरेशंस वो डिफरेंट हैं कि ओवल विंडो से ही ट्रांसमिशन हो रही है और आपके अंदर जो फंक्शनिंग स्टेशन ट्यूब है बिल्कुल और जो है आपकी सेंसरी न्यूरल अपरेटस भी बिल्कुल फंक्शनिंग है। फिर आती हैं आपकी टाइप्स ऑफ टिम्पैनोप्लास्टी और ये आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं कि टिम्पैनोप्लास्टी जो है उसकी 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहली टाइप क्या होती है कि जिसमें जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें सिर्फ परफोरेशन होती है, तो आप ग्राफ्ट जो है वो यहाँ पे लगा देते हो, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती, इसको आप मायरिंगोप्लास्टी कहते हो। दूसरी टाइप होती है जिसमें आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो भी हमारे पास ख़राब होती है और साथ में उसकी मेलिस जो होती है वो भी ख़राब होती है। ठीक है, मेलिस भी ख़राब होती है। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप अपना ग्राफ्ट जो है वो इनकस के ऊपर लगा देते हो। तीसरी टाइप होती है जिसमें आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी ख़राब होती है, मेलिस भी नहीं होती, इंकस भी नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, उस केस में आप क्या करते हो, अपना ग्राफ्ट जो है वो स्टेपिस के हेड पे लगाते हो। ठीक है, अब आपकी जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी नहीं है, आपका मेलिस भी नहीं है और आपका इंकस भी नहीं है, तो आप अपना ग्राफ्ट कहाँ लगाओगे, आप जो है स्टेपिस की हेड पे लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टाइप होती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी सारी चीज़ें
बस आपने याद रखना है कि कौन सी चीज़ें नहीं होंगी तो अपना ग्राफ कहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो चौथी टाइप होती है उसमें ये होता है कि सारी हमारी बॉन्ड्स नहीं है, सिर्फ हमारी जो फुट प्लेट है ना स्टेपिस की वो ही जो है ना रह गई है, ठीक है। ये सारी ख़त्म हो गई है, सिर्फ फुट प्लेट रह गई है। तो आप अपना ग्राफ यहाँ पे कहाँ पे लगाओगे, आप अपना ग्राफ जो है वो ओवल और राउंड विंडो के दरमियान में लगा दोगे, ठीक हो गया। उसके बाद फिफ्थ टाइप होती है जिसमें आपकी जो स्टेपिस फुट प्लेट होती है वो फिक्स हो गई होती है, ठीक है, फिक्स हो गई है। और जी आपकी जो राउंड विंडो है ना वो फंक्शनिंग है, ठीक है, मतलब राउंड विंडो ठीक है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करते हो, आप जो सेमी सर्कुलर केनाल होता है ना, ये वाला सेमी सर्कुलर केनाल जो होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर केनाल है, इसके अंदर एक हॉल बनाते हो, ठीक है, इसके अंदर एक विंडो बनाते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारी ओवल विंडो तो ख़त्म हो गई है ना, हमारे पीछे कोई ऑब्स्टिकल्स वगैरह है, तो आप जो सेमी सर्कुलर केनाल है उसके अंदर एक ओपनिंग बनाते हो और जी उसके ऊपर जो है ना ग्राफ लगा देते हो, ठीक है, ताकि कंडक्शन जो है वो प्रॉपर हो। इस प्रोसीजर को आप कहते हो फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, पहले वाली टाइप में हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं होगी, दूसरी वाली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दूसरी वाली जो हमारे पास टाइप है उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्लस मेलिस नहीं होगी, तीसरी वाली जो टाइप है उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी ख़राब होगी, मेलिस भी ख़राब होगी, इनकस भी नहीं होगी। चौथी वाली टाइप में क्या होगा, हमारी सिर्फ स्टेपिस जो है स्टेपिस फ्लूट प्लेट होगी, बाकी सारा ख़त्म हो गया होगा। और पाँचवीं वाली टाइप में क्या होगा, हमारी जो सिर्फ राउंड विंडो ठीक होगी, ठीक हो गया, और हमारी जो ये बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी, ठीक है। पहली वाली टाइप में आप कहाँ पे ग्राफ लगाओगे, अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। दूसरी वाली टाइप में आप इनकस पे लगा दोगे बिकॉज आपका मेलिस नहीं है। तीसरी वाली टाइप में आप जो है वो स्टेपिस के जो हमारे पास है हेड वहाँ पे लगा दोगे। चौथी में आप कहाँ लगाओगे, आप इन दोनों के दरमियान में लगा दोगे ग्राफ्ट। और पांचवी टाइप में आप यहाँ पे अलग सा होल करोगे हॉरिजॉन्टल कैनाल में और जी उसके साथ कनेक्शन कर दोगे, उसको आप फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन कहते हो। सिंपल सी बात है। ये आपकी 4 टाइप्स लिखी हुई हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सिर्फ वही करनी है। उसके बाद ये आपके पास बुक में भी फिगर बनी हुई है, टाइप 1 में आपके पास क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खराब है सिर्फ, तो आपने ग्राफ वहाँ लगा दिया। टाइप 2 में क्या है कि आपकी जो है स्टेपीज़ जो है सॉरी मेलस नहीं है, तो आपने इनकस पे ग्राफ लगा देना। टाइप 3 क्या है कि सिर्फ आपकी फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज़ रह गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसके जो ये है मिलस इनकस नहीं है, तो आपने जो है उसके हेड पे लगा दिया, यहाँ पे सिर्फ फुट प्लेट रह गई हुई है, देखें फुट प्लेट रह गई हुई है, तो हमने ओवल और राउंड विंडो के दरमियान में लगा देना है। और यहाँ पे देखें कि हमारी जो राउंड विंडो है वो ठीक है, और बाकी ये देखें हमने हॉरिजॉन्टल के सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर होल कर दिया और उसके साथ हमने जो है ना ग्राफ प्लेस कर दिया। तो इस तरह से हम जो है ये डिफरेंट इसकी परफॉर्म करते हैं टाइप्स, और इस तरह से प्रोसीजर जो ग्राफ प्लेस करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट एंड यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द टिम्पैनोप्लास्टी। नेक्स्ट यू हैव टू नाउ द इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्रोसीजर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होता है नॉर्मल हेयरिंग के, और टाइप्स ऑफ टिम्पैनोप्लास्टी मस्ट आपको आनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस।